and today we will be studying a very interesting topic, though this topic is very familiar to you, and the topic name is gravitation. तो बच्चों ये जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये वर्ड आपने कई बार सुना है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, and you are well aware of that this word is affiliated to earth or this word is affiliated to something which is attracting. Okay, we have seen that कि हर एक body it is attracted towards earth. But in this chapter we will be discussing with what led Newton to discover this fantastic universal law of gravitation. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर ग्रेविटेशन से। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे वो बैठा था। लेट अस सपोज दिस इज अ ट्री, और कौन सा ट्री था वो? इट वाज एन एप्पल ट्री। सो ही वाज सिटिंग हियर समवेयर अंडर दिस ट्री एंड an apple, it fell on him. He was sitting here and an apple fell on him. Then he thought कि ये जो apple है, why it is falling down? ये apple why it is falling down? Instead of this it could have gone anywhere, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता था। ऐसा क्यों है कि ये apple नीचे गिरा? तो देखो बच्चों, बहुत छोटी सी चीज है, पर उस समय तक ये ग्रेविटेशन वर्ड जो है किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्रेविटेशन भी कोई चीज होती है, और ये ग्रेविटेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सभी लोग देख रहे थे, ये कोई पहली बार नहीं था कि एप्पल न्यूटन पे गिरा, बट द थिंग इज दैट ही थॉट अबाउट इट, व्हाई इट हैपेंड, एंड दैट लेड टू द आइडिया दैट देन ही स्टार्टेड डूइंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद में उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। He started throwing a stone. When he threw the stone upwards, the stone fell back. So what is the reason for that? क्यों ऐसा है कि ये स्टोन को ऊपर भेजा गया वापस नीचे आ रहा है? Then he wondered why it is so कि जो मून है it is revolving around earth. Why it is so that earth is revolving around sun? तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगी और उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। So while doing this, he thought about making a model. उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक मॉडल बनाया जाए और उसको सोचा जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। By that time we knew, क्योंकि हमने पढ़ लिया है न्यूटन्स 3 law of motion. And what are the 3 laws of motion? First law is the law of inertia, that every body will be in the state of rest or in the state of motion until and unless an unbalanced external force is acting on it. That means it is very much required that if a body has to move, अगर एक बॉडी को मुझे मूव करना है तो उस पे मुझे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी की स्पीड को मुझे इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो मुझे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से बॉडी की डायरेक्शन मुझे चेंज करना हो तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट है। बॉडी का शेप चेंज करना हो तो मुझे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आया कि यही कारण है कि अगर एप्पल भी अपनी पोजीशन रेस्ट पे था और अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है, इट मींस देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। तो एक छोटा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं कि वो मॉडल क्या था। एक ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ऑलराइट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, मैंने सेल लिया है, ये स्ट्रिंग को मैंने इस तरीके से बांध दिया। अब देखिए, जब मैं इस स्ट्रिंग को इस तरीके से घुमाता हूं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट साथ में घूम रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये स्ट्रिंग बीच से टूट जाए या मैं इसको कट कर दूं, ये इस तरीके से घूम रही थी, इस तरीके से घूम रही थी, तो अगर मैंने यहां कट कर दिया इस पॉइंट पे कट किया तो क्या होगा?
ये सीधा चला जाएगा। अगर मैंने इस पॉइंट पे कट किया तो ये यूं चला जाएगा। अगर मैंने इस पॉइंट पे कट किया तो ये यूं चला जाएगा। द पॉइंट इज, ये स्ट्रिंग है जिसने इसको बांध के रखा है, जिसने इसको जाने नहीं दिया। अब आप इमेजिन करिए, इसी तरीके से उन्होंने ये सोचा कि मून इज ऑल्सो टाइड विद अर्थ। अर्थ और मून भी एक इनविजिबल रोप से टाइड है। ये जो इनविजिबल रोप है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में काम करती है। अमेजिंग थिंग है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, तो रीजन है, सपोज ये जो स्ट्रिंग का एग्जांपल हम लेते हैं, स्ट्रिंग इस पॉइंट पर है, यहां से मैंने इसके यहां एक ऑब्जेक्ट को टाई किया है, एंड द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग एट दिस पॉइंट O। ये मैंने ऑब्जेक्ट को जब घुमा रहा था तो ऑब्जेक्ट वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस पॉइंट O इन अ सर्कुलर पाथ। इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा था। हर एक पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है A। सपोज ऑब्जेक्ट इस जगह पे आया, when the object came to this place, at this point what is the direction of velocity? उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? It is in this direction। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लगी? ये अगर पॉइंट B है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये लग रही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? इस डायरेक्शन में जा रहा था। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था, पर उसको एक स्ट्रिंग ने पकड़ा हुआ है। ये स्ट्रिंग ने उसको पकड़ा हुआ है, तो आगे जाने नहीं दे रहा, वो इसको रोटेट कर रहा है ना, यहां से रिवॉल्व कर रहा है। इसके साथ साथ में ये ऑब्जेक्ट भी मूव करता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग ने इसको बांध के रखा है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जब इस जगह पे आएगा, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूं होगी। दिस विल बी द वेलोसिटी। इस पॉइंट पे आएगा ऑब्जेक्ट D पे, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, हर पॉइंट का मतलब है अगर थोड़ा सा आगे गया तो इसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यहां आया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां आया इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होता है। इसकी डायरेक्शन कैसी है? इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? टेंजेंट वो, सपोज ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस है तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। तो इधर भी हम देखें, ये रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये रेडियस, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट, यहां अगर आया है तो इसके परपेंडिकुलर, इसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर, है ना। हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो कुछ तो फोर्स है जो ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और इसको दूर भी नहीं जाने दे रहा। अगर ये रोप को मैं यहां से कट कर देता, सपोज मैंने इस जगह पे कट किया, ये रोप है, इसको मैंने अब यहां से कट किया, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, आगे चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगर इस जगह कट करता तो ये यहां से इस जगह जाने लगता। इस जगह पे अगर मैं कट करता तो ये इस डायरेक्शन में आगे मूव करने लग जाता। इस वाली रोप को यहां पर कट कर रहा होता तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता। कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक ऐसा फोर्स है जो इस स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको जाने नहीं दे रहा दूर। ये स्ट्रिंग जो है इसको एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण ये बंधा हुआ है इसके साथ। उसी तरीके से न्यूटन ने ये बताया कि मून जो है, इमेजिन करो यहां ये है अर्थ और ये है मून, इनके बीच में आपको रोप दिखाई नहीं दे रही, और वो रोप जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस मून को अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो मून स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये भी नहीं घूम रहे होते। तो
इन सब चीजों को जब उसने देखा कि क्यों एक एप्पल नीचे फॉल कर रहा है, बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज कौन सी है, एक एप्पल और एक अर्थ। इसी तरीके से मून और अर्थ, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मून को जो है रिवॉल्व करने के लिए फोर्स डाल रहा है। ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय सम फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज वेयर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके के फोर्स को which is directed towards the center is known as centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, सपोज ये अगर सन है, ये प्लैनेट है कोई, मान लीजिए अर्थ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये अगर सेंटर है where the sun is situated, तो it is acting towards the center। इसी तरीके से रोप के केस में it is acting towards the center। तो एक फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसे मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ और मून में भी इसी तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force, it can be defined as the force acting along the radius of a circle and towards the center of the circle। So gravitational force is also like a centripetal force, because of which the moon is revolving around earth, the planets are revolving around sun। तो बच्चों यहां से डिस्कवरी हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके कारण एक्टिविटीज होती हैं। क्यों ऐसा है कि रिवर्स जो हैं दे विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन विच इज सिचुएटेड एट हाइट, हिमालय। आप लोगों को पता है हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, क्योंकि हिमालय इज सिचुएटेड एट अ हाइट, ये एक हाइट पर है, और वहीं से नीचे ये बहती हुई और प्लेन से बहती हुई बाद में आपकी सी में चली जाती है। तो बहुत सारी रिवर्स है। अगर ये हाइट नहीं होती तो क्या इसका अपोजिट होता? क्या कोई नीचे वाली जगह से कोई ऊपर की तरफ पानी बहता है? नहीं बहता, हमेशा ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ बहता है, बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन्वॉल्व्ड। हर एक बॉडी इट फेल्स डाउन बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। So in nature also there are so many activities because of which we can see that the gravitational force exists। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्स है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो उस फोर्स का नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।